गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है सुजीत सिंह के इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम लोग फिजिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी सीखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि फिजिक्स के डिप्लोमा लेवल पर या 12th लेवल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जैसे टॉपिक को किस तरीके से समझा जा सकता है। कल कुछ टॉपिक को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था, जिसमें चार्ज हमारा मेनली डिस्क्राइब किया गया था। कल चार्ज को हिंदी में हम लोग आवेश कहते हैं। आज उसी के पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम लोग सीखेंगे कि कूलॉम लॉ क्या है, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। 1875 में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही एनालॉग करते हुए कूलॉम्स साहब ने जो है एक लॉ बनाया, जो कि हमारा कूलॉम्स लॉ आगे चल के कहा। उन्होंने दो चार्ज को आपस में साथ में रख करके उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को देखते हुए एक लॉ डिफाइन किया, जिसको हम लोग कूलॉम्स लॉ जानते हैं या कूलॉम्स लॉ कहते हैं इसको। ठीक है ना। टॉर्सन बैलेंस के जरिए उन्होंने इस फॉर्मूले को प्रूव किया। तो आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कूलॉम्स लॉ है कूलॉम्स लॉ, और हिंदी में कहते हैं लोग इसको कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम क्या है? ये कूलॉम का नियम सबसे पहले समझने वाली बात यही है कि कूलॉम का नियम है क्या। सपोज हमारे पास दो चार्ज है, एक ये और एक ये। इसका नाम हम दे देते हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। इसका नाम हम दे देते हैं Q1 और इसका नाम हम दे देते हैं Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग कह देते हैं R। अब जाहिर सी बात है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो दोनों के बीच रिपल्शन होगा, और अगर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो कितना अट्रैक्शन होगा और कितना रिपल्शन होगा, इस चीज को समझने के लिए या इस चीज को जानने के लिए कूलॉम साहब ने टॉर्सन बैलेंस एक मेथड का यूज करके इसके बीच के फोर्स को कैलकुलेट किया गया था कि फोर्स कितना अट्रैक्टिव है और या फिर फोर्स कितना रिपल्सिव है। इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें समझना है स्टेटमेंट के जरिए, द फोर्स ऑफ attraction between two rest charge is directly proportional to the product of their charge, and it is inversely proportional to the square of the distance between the charge। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। अगर हम हिंदी में इसको डिफाइन करके कह सकते हैं, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम का नियम कहलाता है। अब ये क्वेश्चन हम मान लेते हैं फर्स्ट, क्वेश्चन मान लेते हैं सेकंड। कंबाइनिंग एवर वी गेट, ऊपर के समीकरण को मिला करके लिखने पर F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square. This is the Coulomb's law। और प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल अगर हम कहीं से भी हटाते हैं तो हम वहां पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं, वो कांस्टेंट हमारा K, Q1 Q2 upon कितना हो गया? R square। This is the Coulomb's law। तो कूलॉम्स लॉ को एक बार फिर से हम समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू रेस्ट चार्ज The force of attraction between two rest charge is directly proportional to the product of their masses, product of their charge, and it is inversely proportional to the square of the distance between the charge. ये आपका कूलॉम्स लॉ कहता है। कूलॉम को इस तरह से लोग समझ सकते हैं। आइए इस प्रोसेस को मिटाते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी भी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि F is equals to K Q1 Q2 upon R square। ये आपका कूलॉम्स लॉ कहता है। Where K is a constant, जहां पर K एक नियतांक है, जहां पर K क्या है? नियतांक। तो हर एक कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यूज हमारी होती है। तो K is equals to 1/4 pi epsilon naught, और इसकी जो न्यूमेरिकल यानी इसका जो मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 10 की पावर 9 into 10 की पावर 9, दैट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट K। अब यहां पर एक चीज नई मिली जो हम लोग लेने जा रहे हैं। अब इसको K की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। सो दिस इज द कूलॉम्स लॉ। अब एक चीज यहां पर मिली हमको जिसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग इसको एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, पर 0 बोलना सही नहीं होगा। यहाँ पर जो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका होगा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये है क्या? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। आइए जरा इसकी वैल्यू को भी समझ लेते हैं हम लोग। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आपकी होती है, एप्सिलॉन नॉट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 into 10 की पावर -12। और कहां से आई इस ये वैल्यू, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोगों ने अभी देखा 1/4 pi epsilon naught is equals to 9 into 10 की पावर 9। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू। अब एक काम करते हैं, एप्सिलॉन को इधर लेके जाते हैं और 9 को इधर लेकर आते हैं। ये कितना हो जाएगा 1/4 pi into 9 into 10 की पावर 9 is equals to epsilon naught। अब इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे वाला हो जाएगा 36 pi into 10 की पावर 9। अब जरा से जब इसको सॉल्व करेंगे हम पूरा डिवाइड करके, या पाई की वैल्यू रख देते हैं 36 into 22/7, तो 3.22/7 into 10 की पावर 9। जब इसको हम पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे तो ई की जो वैल्यू हम एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू यहाँ पर मिलती है हमको वो 8.85 into 10 की पावर -12। अब सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसको लेते हुए कि अब एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होती है, यूनिट होती है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, जरा सा यहां देखिए। हम लोग का पूरा जो था F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। हम कांस्टेंट टर्म को कभी भी यूनिट के लिए कंसीडर नहीं करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजेंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। अब जरा इसकी यूनिट पर्टिकुलर आप करना चालू कर दीजिए। कूलॉम एक चार्ज के लिए तो दूसरे के लिए कूलॉम, तो कूलॉम का स्क्वायर लिख सकते हैं। फोर्स के लिए न्यूटन यूज करते हैं, फोर्स न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट होता है वो कूलॉम अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो हो गया। अब इसका डायमेंशन फार्मूला, आइए जरा सा इसको मिटा करके जरा डायमेंशन फार्मूला समझते हैं कि आखिर डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। इसका डायमेंशन फार्मूला के लिए डायमेंशन फार्मूला यानी विमीय सूत्र क्या होगा विमीय सूत्र इसका डायमेंशन फार्मूला एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू c स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम के लिए हम लोग at यूज करते हैं, a का भी स्क्वायर और t का भी स्क्वायर हो गया आपका।
न्यूटन के लिए यूज करते हैं लोग न्यूटन फोर्स का जो डायमेंशन होता है mLT -2 होता है और मीटर के लिए L² होता है। चलिए जो चीजें सब चीजों को हम कहाँ भेजेंगे ऊपर, ये हो जाएगा पहले मिला के लिख लेते हैं a² t² अपॉन mL³ t-2। अब ये नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, m की पावर -1, कोई भी चीज अगर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस साइन हो जाता है, अब इसकी पावर 1 थी तो -1 हो जाएगा, l नीचे से ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, a² ऑलरेडी था, अब t यहाँ पर 2 है और ये -2 माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में, तो t की पावर कितना हो जाएगा 4। सो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। So in this way we can understand the whole Coulomb's law। तो आइए फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीजों को कि एक्चुअल में Coulomb's law है क्या। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड या प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज, ठीक है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सो Coulomb's law को समझें तो Coulomb's law F is equals to K Q1 Q2 अपॉन कितना हो गया R²। K को जब रिमूव करते हैं तो यहाँ एक वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। सो दिस इज द Coulomb's law, है ना, कि the force of attraction between two charges is directly proportional to the product of their magnitude या और charge, and it is inversely proportional to the distance, square of distance between the charges, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ पे एक नया टर्म आया है, इसकी जो वैल्यू होती है इसको पहले कहते क्या है, ये जान लें, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर कह सकते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। सो उसके बाद इसकी जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 8.85 × 10⁻12, कैसे निकाला है ये आपको पता चल गया यहाँ पर। अब इतना करने के बाद हमें चाहिएगा इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ऐसे तो कूलम्ब स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ द एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके बाद इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है ये भी समझना के लिए था, ये डायमेंशन फार्मूला n की पावर -1 l की -3 a² t की पावर 4। सो दिस इज द होल definitions or description about the Coulomb's law। अब थोड़ा सा कुछ चीज और चलते हैं, थोड़ा सा कुछ टॉपिक को और लेके चलते हैं जो कि हमें समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसको कहते हैं सापेक्ष वैद्युतशीलता, सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग कह सकते हैं हम लोग, या एक दूसरे के साथ साथ। चलिए कंसीडर करते हैं कि हम दो चार्ज लेते हैं, एक चार्ज को, दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखते हैं, तो लेट अस consider two opposite charge is placed into a vacuum। दो चार्ज लिया और उसको हम लोगों ने कहां रख दिया, वैक्यूम में रख दिया। तो दो चार्ज, ये Q1 हो गया और ये कितना हो गया, Q2 हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी r। अब इनके बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब दूसरा कि लेट अस कंसीडर टू चार्ज, इसको हम लोग वैक्यूम डाल दें, F वैक्यूम। लेट अस कंसीडर टू opposite charge is placed in some medium, in particular medium, ठीक। मीडियम की बात करें, अब दो चार्ज लिया Q1 और Q2, कितने डिस्टेंस दोनों के बीच की, r डिस्टेंस रखते हैं, तो उनके बीच जो फोर्स होगा तो मीडियम के हिसाब से कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन,
ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए अगर लिया जाए तो एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिया गया और यहाँ पर क्या लिया गया, एप्सिलॉन लिया गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये हो गया भाई। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोटा है मेरे पास, तो आइए कर देते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर, जरा भाग देंगे तो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, इधर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब एक चीज आप देख पा रहे हैं, ये दोनों सिमिलर थे, दोनों दूसरे क्या कर देंगे, काट देंगे। 4 पाई 1/4 पाई 1/4 पाई भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो F वैक्यूम अपॉन F मीडियम ये आपका आ जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट सबसे नीचे था, कहां चला जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन आपका यहां रह जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन R से। एप्सिलॉन R मतलब रिलेटिव, R फॉर रिलेटिव, R स्टैंड फॉर रिलेटिव एंड एप्सिलॉन फॉर परमिटिविटी। So epsilon R is equals to epsilon upon epsilon naught. This is the relative permittivity. This is the relative permittivity. I hope कि आपको मेरी बात समझ में आई हो, ठीक है ना। ये रिलेटिव परमिटिविटी समझने का एक बार फिर से चलते हैं कि माना दो चार्ज हमने ले लिया, जिसको हमने कहाँ प्लेस कर दिया, कहाँ रख दिया, वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब निर्वात, जहां पर किसी प्रकार की कोई हवा मौजूद ना हो, ठीक है। वहां पर हमने चार्ज रखा Q1 Q2 और उसके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी हमने, R। तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, वो कितना रखा जाएगा, F इज वैक्यूम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब दो चार्ज और लेते हैं और उनको किसी मीडियम में रखते हैं। किसी मीडियम मतलब किसी भी टाइप के, हवा में भी रख सकते हैं, पानी में भी रख सकते हैं, एनीवेयर, ठीक है ना। हमने रखा और उसके सेम चार्ज है Q1 Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी डाल दी, R डाल दी। अब दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ही होगा, तो वो फोर्स कितना निकलेगा, F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन। किसी मीडियम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट का यूज करके एप्सिलॉन यूज करते हैं, इसीलिए यहां पर नॉट नहीं लगा, एप्सिलॉन लगा है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर। अब हमें रिलेटिव परमिटिविटी कैलकुलेट करनी थी, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया, ठीक। दोनों को डिवाइड करने पर हमने देखा कि दोनों क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ऊपर नीचे सेम है, हमने दोनों को काट दिया और उसके बाद 1/4 पाई भी सेम तक काट दिया। अब बचा कितना, जो सबसे नीचे था वो कहां चला गया, सबसे ऊपर, एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर चीजों में से कोई भी डाउट आपको लगता है किसी भी चीज को, तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या फिर यूट्यूब पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।